नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ के बीपीएससी से रिलेटेड टेस्ट को देख रहे थे। ये 71st बीपीएससी का टेस्ट नंबर 15 है। ये एक फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें सभी विषयों के प्रश्न दिए गए हैं। हम लोगों ने टेस्ट 15 का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से देख रखा है। इसमें 100 तक क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है, सॉल्व कर लिया गया है। हर एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है और इस क्रम में ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस निमोनिया जैसी बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, राइनो वायरस सामान्य सर्दी के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सामान्य सर्दी के लिए राइनो वायरस जो है वो उत्तरदायी होता है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट कहता है, एड्स एचआईवी वायरस के लिए के कारण होता है। ठीक है, तो एचआईवी एड्स के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड जो है ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो है वो केवल 2 होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो है, इसमें जो भी दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों वायरस है ऐसा कहा गया है, बल्कि ये वायरस नहीं, ये एक प्रकार से बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपको ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मनुष्य में घातक मलेरिया का कारण बनती है? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पी फाल्सीपेरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अगर इसको हम सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो इसे त्वरत्व का नियम भी जानते हैं। ठीक है, त्वरत्व के नियम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सॉरी, जड़त्व का नियम। ठीक है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ के तहत जो है ये पाया जाता है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, किस वर्ष तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वर्ष 2035 है। ठीक है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, किस कंपनी ने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया है जो जन्म से अंधे व्यक्तियों को पहली बार दृष्टि का अनुभव कराने में सक्षम बनाता है? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, न्यूरालिंक। ठीक है, न्यूरालिंक जो है उन्होंने ब्लाइंड साइट नामक एक उपकरण लॉन्च किया है जो उन लोगों को देखने में सक्षम बनाता है जिन्होंने अपनी दोनों आंखों और ऑप्टिकल तंत्रिकाओं को खो दी है, तथा जो लोग जन्म से अंधे हैं उन्हें भी पहली बार देखने का अनुभव प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर न्यूरालिंक होगा। ध्यान देखें, न्यूरालिंक जो है ये एलोन मस्क की कंपनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कहता है, माइटी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक अनुमति प्राप्त अनुप्रयोगों के लिए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचों के साथ ब्लॉकचेन के रूप में सर्विस प्रदान करता है? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, विश्वास इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत विज्ञान धारा योजना का हिस्सा नहीं है जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसका सही उत्तर 108 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल नवाचार चुनौती। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि हाल ही में जो विज्ञान धारा योजना आई थी उसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान एवं मानव क्षमता निर्माण ये इसका हिस्सा था। इसके अलावा अनुसंधान और विकास ये भी इसका हिस्सा था। वहीं नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन ये भी इसका हिस्सा था। वहीं अटल नवाचार चुनौती जो है ये विज्ञान धारा के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर के तहत हाल ही में किस भारतीय शहर में अनुसंधान एवं विकास
केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा त्रिवेंद्रम, केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र उड़ीसा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र है। ठीक है, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। प्रश्न कहता है, जेरेड इसाकमैन द्वारा स्पेस एक्स के साथ नियोजित इस निजी वित्त पोषित और संचालित मिशन ने दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष भ्रमण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पेस वॉक किया था जेरेड इसाकमैन ने, और ये स्पेस एक्स के साथ नियोजित एक कंपनी, मतलब एक प्रोग्राम था। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पोलरिस डॉन मिशन। ठीक है, काफी चर्चा में रहा था। 4 लोग इस मिशन के तहत गए थे, उसमें से इसाकमैन जो थी उन्होंने स्पेस वॉक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको VOM के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष लॉन्च होने वाला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, वर्ष 2028 तक भारत का जो इसरो है वो वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में समाचारों में रहा BPALM रेजिमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जहां तक BPALM रेजिमेंट का संबंध है, ये इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये बहु औषधि प्रतिरोधी क्षय रोग से बचने का एक नया उपचार है। ठीक है, तो ये जो है क्षय रोग यानी TB से बचने का जो है एक नया उपचार है। 113 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और यह अंतरिक्ष ग्राहकों को इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण और ट्रांसपोंडर के लीजिंग की मार्केटिंग करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वहीं स्टेटमेंट 2 की बात करें तो कह रहा है यह वाणिज्य प्रक्षेपण के लिए इसरो के PSLV और GSLV रॉकेटों के उत्पादन की देखरेख करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कौन से सही हैं, तो ध्यान देंगे केवल एक सही है, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जहां तक एंट्रिक्स की बात है तो वो PSLV या GSLV रॉकेट के उत्पादन की देखरेख नहीं करता, बल्कि यह रॉकेट उत्पादन का प्रबंधन इसरो द्वारा किया जाता है। जबकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विनिर्माण में उद्योगों की भागीदारी को सुगम बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का से संबंधित प्रश्न था, इसका सही उत्तर केवल एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग या तकनीक का सटीकता से वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कहता है यह फसलों में रोग प्रतिरोध क्षमता या पशुओं में चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन जैसे लक्षणों को बढ़ाने के लिए असंबंधित प्रजातियों के बीच विशिष्ट जीनों के स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। तो 116 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 नंबर प्रश्न है, 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत का लक्ष्य क्या है? तो 2047 तक जो है भारत का लक्ष्य है 100 गीगावाट ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हाल ही में घोषित परमाणु मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है, जो भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 10% होगा। ठीक है, और इसके लिए जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना की जाने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइलें हमेशा सतह तक एक क्षैतिज मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें एक परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जहाँ तक बैलिस्टिक मिसाइल का सवाल है तो बैलिस्टिक मिसाइल वैसी मिसाइलें होती हैं, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज की होती हैं और इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं। वहीं क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये थोड़ी ऊंचाई पर जाती है, फिर इस तरीके से प्लेट्यू नुमा अपना रास्ता तय करती है और फिर वहीं से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको क्रूज मिसाइल हो गया और बैलिस्टिक हो गया जो दूर तक जा पाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। ये कह रहा है
बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक पैराबोलिक पाथ चुनती है, ठीक है, और ये बहुत दूर तक जाती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक भी जाती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलें जो है कभी कभी पृथ्वी का वायुमंडल को भी पार कर जाती है। वहीं क्रूज मिसाइल जो है वो पृथ्वी का वायुमंडल के भीतर रहती है और ये सतह के आसपास ही रहती है। इसलिए हमसे जो है सही पूछा जा रहा था, स्टेटमेंट 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। कह रहा है वाईफाई और लाईफाई तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो वाईफाई है ना, ये रेडियो तरंगों पर चालित है, ठीक है, ये रेडियो तरंगों से चलता है। और यहाँ लाईफाई की बात की जाती है तो ये लाइट के थ्रू जो है डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वाईफाई रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचालित करता है, जबकि लाईफाई जो है वो प्रकाश दृश्य का उपयोग करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल सही है। वाईफाई ठोस संरचनाओं में भी प्रवेश कर सकता है, जबकि लाईफाई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 है, वाईफाई की तुलना में लाईफाई में डेटा स्थानांतरण दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है, लाईफाई में जो है थोड़ा स्लो होता है, इसलिए जो है हमारा सही उत्तर केवल 1 और 2 होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस कंपनी ने कह रहा है किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा मॉडल एलएलएम यानी लार्ज एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, ठीक है, तो किस कंपनी ने अपने बड़े भाषा मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के नवीनतम संस्करण लामा 4 को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, मेटा, ठीक है। फेसबुक की ये मदर कंपनी है, तो मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्थायी सेना रखने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर बिंबिसार होगा, जो हर्यक वंश का संस्थापक भी था। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का धारण नहीं किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। ये महापद्म नंद की बात करिए, नंद वंश का संस्थापक था। इन्होंने उग्रसेन, एगराट और सर्वछत्रांग तक आदि उपाधियों को धारण किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार के कामकाज को समर्थन देने के लिए 100 गांवों का राजस्व प्रदान किया था? ठीक है, इसका सही उत्तर जो है हर्षवर्धन होगा, ऑप्शन डी। जहां तक नालंदा विश्वविद्यालय की बात है तो इसका निर्माण जो है कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था और इसकी कामकाज को समर्थन देने के लिए 100 गांवों का राजस्व हर्षवर्धन के द्वारा मुहैया कराया गया था, ठीक है, प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? इसका सही उत्तर जो है वो होगा दीपंकर श्रीज्ञान, ठीक है। दीपंकर श्रीज्ञान को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक उस समय शासन कर रहा था जब तुगरील खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तुगरील खान या तुगरील तुगन भी इसको कहते थे। तो इस समय जो है ध्यान देंगे कि बलबन जो था उसका शासनकाल था, ठीक है। बलबन ने तुगरील तुगन के विद्रोह का को दबाने का भी कार्य किया था, ठीक है। और बिहार के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये एक मुख्य पात्र देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो तुगरील खान के विद्रोह था उसको दबाने का काम बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, बिहार में तुर्क शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था जिसने इस क्षेत्र में मुस्लिम राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा 1198, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1198। ध्यान देंगे 1198 में इब्न बख्तियार खिलजी जो है वो जो है बिहार के तरफ आता है, ठीक है, और पहला तुर्क शासन स्थापित करता है। चलिए 127 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, बिहार के निम्नलिखित में से किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, अहमदुल्ला को, ठीक है। बिहार के वहाबी नेता अहमदुल्ला थे जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा नूरुल अनवर, ठीक है। सही उत्तर क्या है इसका? नूरुल अनवर। नूरुल अनवर को आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे बिहार के पहले उर्दू समाचार पत्र के रूप में भी कई अधिकारी स्रोतों में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो इसका नाम था नूरुल अनवर। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं।
129 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के हिस्से के रूप में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो जहां तक व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार से इसका संबंध है, तो ये जो है आपको 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वहीं बिहार के प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो ये श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण सिंह। वहीं दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के से विकसित होकर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है आपको 1936 में हुआ था और इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में किया गया था। ठीक है, प्रोफेसर NG रंगा जो है इसके सचिव बनाए गए थे। वहीं स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 8 जिले जो हैं वो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के साथ जो झारखंड है, ठीक है, नीचे की तरफ आपको मैं एक मैप बना लेता हूँ। देखिए ऊपर की तरफ नेपाल है, नीचे आपको झारखंड मिलेगा, इधर वेस्ट बंगाल है और इधर यूपी है। तो जहाँ तक नेपाल की बात है, नेपाल के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले और यूपी के साथ भी 8 जिले। ठीक है, तो यहाँ हमसे जो है झारखंड पूछा जा रहा था, तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उत्तर बिहार की जलवायु जो है, ठीक है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि ये जो उत्तर बिहार है, ठीक है, ये जो उत्तर बिहार होगा इस तरफ का नॉर्थ बिहार का क्षेत्र, इसे CWG के नाम से जाना जाता है और वहीं साउथ बिहार की बात करेंगे तो इसे AW के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ बिहार को CWG और साउथ बिहार को AW के नाम से। तो हमसे जो है यहाँ पे उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर जो है CWG होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। किशनगंज जो है वो बिहार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं किशनगंज का ठाकुरगंज की बात करें तो ये चाय उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो निम्नलिखित ऑप्शनों में से औरंगाबाद जो है ये इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में विंध्यन चट्टान समूह मुख्य रूप से पाया जाता है? तो अगर हम लोग जो है चट्टान समूह की बात करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये झारखंड से सटे हुए जो नीचे के जिले हैं, ये सभी जिले जो है आपको धारवाड़ क्रम में आते हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम में। वहीं इधर जो छूट जाता है 2 जिला, कैमूर और रोहतास। कौन कौन सा है? कैमूर और रोहतास। इसमें जो है आपको विंध्यांश क्रम की चट्टानें मिलती हैं। तो हमसे विंध्यांश क्रम की चट्टानें पूछा जा रहा है, इसमें कैमूर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है आपको कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। कह रहा है बिहार के किस जिले में पिडमोंट मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट सॉइल मतलब पर्वत पादीय मिट्टी। तो जहां तक पर्वत पादीय मिट्टी की बात है, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में ये पाया जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी दून घाटी वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ये कांवर झील था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में अवस्थित है और 2000 ईस्वी में जो है इसको 2020 में जो है इसको रामसर का दर्जा दिया गया था। ध्यान देंगे कि ये 39th क्रम का रामसर स्थल था। ठीक है, 39th बेगूसराय में अवस्थित है। 67th BPSC उसमें ये सवाल पूछा भी गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 कहता है बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बजट दिया गया है। ठीक है, और अगर इसका आंकड़े की बात करें तो ये 60,964 करोड़ है। ठीक है, 60,964 करोड़। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की गई थी? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्सौल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। ठीक है, तो बिहार बजट 2025-26 में राज्य सरकार ने 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की घोषणा की है, एक रक्सौल में और दूसरा सुल्तानगंज में।
ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था, तो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है, तो ये जो है आपको ऑप्शन सी सही है 3%। ठीक है, ध्यान देंगे फिस्कल डेफिसिट ये सब पूछा जाता है, ये आंकड़ा आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं, तो यहाँ से जो है ये रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपको जो है सही क्रम में, सही तार्किक क्रम में जो है इसको सजाने के लिए कह रहा था। तो आप निम्नलिखित ऑप्शंस को अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको आएगा नगर। ठीक है, नगर के बाद क्या आएगा, नगर के बाद आएगा आपको शहर। ठीक है, शहर के बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको आएगा जिला। ठीक है, उसके बाद जिला के बाद क्या आता है, जिला के बाद आपको राज्य आएगा, और राज्य के बाद आपको क्या आएगा, इसके बाद आपको देश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रम लगाते हैं। जैसे नगर क्या है 3 नंबर पे है, शहर कितने नंबर पे है 2 पे है, जिला किस पे है 5 नंबर पे है, वहीं राज्य की बात करें तो 4 नंबर पे, और देश पहले नंबर पे है। और इस क्रम में सजाएंगे 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन बी। चलिए 142 देखते हैं। ये सब जो है आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्न है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक एक प्रश्न का उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 141 तो हम लोग देख चुके थे, 142 देखते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, तो इसमें विषम पहचानने की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर जो है आपको गोरैया हो जाएगा। ठीक है, गोरैया क्यों होगा समझिए, क्योंकि जो नीचे दिए गए विकल्प है उसमें सभी पक्षी जो है, जैसे कीवी है, एमू है, पेंगुइन है, ये सब उड़ नहीं सकता, वहीं गोरैया जो है उड़ सकता है, तो इसलिए ये विषम है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गुरुवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 145। अगर आप इसको डायरेक्शन टेस्ट करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 145 का ऑप्शन डी। 146 की बात करते हैं, 146 का सही उत्तर जो है वो होगा आपको ऑप्शन बी, 658 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। वहीं 148 की बात करेंगे तो 148 का सही उत्तर ऑप्शन डी है। 149 की बात करते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। और 150 का सही उत्तर ऑप्शन सी है। इस तरीके से हम लोग यानी जो 10 प्रश्न दिए जाते थे मैथ और रीजनिंग के, उसके सिर्फ आंसर्स बताए हैं, उसके सॉल्व करके नहीं बता जा रहा है। ठीक है, क्यों तार्किक प्रश्न होते हैं और यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या होता है कि अधिक समय ले लेता है। ठीक है, और इसको आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को आप खुद ही अपने पेन पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो एक्सप्लेनेशन थे उसे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ये टेस्ट नंबर 15 था। टेस्ट नंबर 15 का पार्ट 3 था, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 101 से 150 तक प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगले टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।